हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। शीशे सोनामृत गुस्से से चिल्लाए, तुम बेहद बदतमीज और घमंडी। एग्जैक्टली आई एम, क्योंकि मैं आपकी तरह बेवजह के बकवास के लिए दो प्यार करने वाले को अलग करने की कोशिश नहीं करता। एकांश ने भी गुस्से से कहा। जिसे गुस्सा होता हुआ देख महक ने घबराहट में विध्वंस का वंश उसे रोको, वो बदतमीजी करेगा। महक की बात सुन विध्वंस और दीपक ने एकांश के पास आकर उसे पकड़ लिया और विध्वंस ने उसे पीछे करते हुए कहा, हे कम डाउन, जस्ट लीव मी। वंश, मैं इस अहंकारी आदमी को समझाना चाहता हूँ कि हर बार वो सही नहीं हो सकता। एकांश ने विध्वंस को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। एकांश के गुस्से को देखते हुए विध्वंस ने उसे अपने गोद में उठा लिया और दीपक को अमृत की तरफ इशारा कर उन्हें संभालो। लेकिन कैसे, ये तो अग्निसुर बनकर खड़े हैं। दीपक ने छोटा सा मुंह बनाते हुए विध्वंस ने बुरी तरह से दीपक को घूर कर देखा और एकांश को पकड़े हुए कहा, अंश ही इज योर चाचू, तो ये सब तमाशा करना बंद करो। मैं तमाशा कर रहा हूँ, ये आदमी तमाशा कर रहा है। एकांश ने गुस्से से कहा। जब मृत्युंजय ने वहां आते हुए गुस्से से एकांश तमीज से बात करो। आई एम फुल ऑफ मैनर्स डैड, इसलिए चाचू को तमीज सिखाइए। वो इस तरह किसी का जीते जी श्राद्ध नहीं कर सकते। समृति दीदी का तो बिल्कुल नहीं। एकांश ने बिना किसी भाव के, जिसे मृत्युंजय ने एक नज़र देखा और अमृत के पास आकर कहा, ये सब क्या तमाशा कर रहे हैं तुम? मैं उस लड़की को दोबारा कभी इस घर में नहीं देखना चाहता, जिसके लिए करना जरूरी है। अमृत ने बिना किसी भाव के कहा। जिसे मृत्युंजय ने एक नज़र देखा और अमृत के पास आकर, ये सब क्या तमाशा कर रहे हो तुम? मैं उस लड़की को दोबारा कभी इस घर में नहीं देखना चाहता, जिसके लिए करना जरूरी है। अमृत ने बिना किसी, जिस पर एकांश ने गुस्से से कहा, वो आएगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगा और देखता हूँ कि कौन उन्हें यहाँ आने से रोकता है। मैं उसे यहाँ कभी नहीं आने दूंगा, मृत्युंजय ने कहा। मृत्युंजय के मुंह से इस बात को सुने एकांश को झटका लगा। फिर उसने एक सरकास्टिक स्माइल, क्योंकि समृति दीदी ने आपकी ईगो को हर्ट कर दिया, इसलिए आप उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सी डज नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सच ए गर्ल कैन नॉट बी माई डॉटर, मृत्युंजय ने बिना किसी भाव के कहा। महक ने मृत्युंजय की बात और मृत्युंजय, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मत कीजिए। अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की होती तो आज आप और मैं भी या नहीं होते। मृत्युंजय ने महक की बात सुन से घूरते, तुम हमेशा दूसरों के मामले में हम दोनों को क्यों इन्वॉल्व करती हो? क्योंकि आप गलत चीज़ बोलते हैं और मैं सीधी बात करना पसंद करती हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो तब आप बड़ाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन सब में इन्वॉल्व हो तो आपको कोई हक नहीं है अपने आप को शरीफ साबित करने का। महक ने मृत्युंजय को घूरते हुए जवाब दिया। महक की घूरती नज़र पर मृत्युंजय ने गुस्से से महक के देखा तो एकांश ने मृत्युंजय से कहा, घूरना बंद कीजिए और ये सब तमाशा भी बंद कीजिए। मृत्युंजय ने एकांश को इग्नोर करते हुए अमृत से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। अमृत एकांश को घूरते हुए मृत्युंजय के साथ अंदर की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद एकांश ने विध्वंस को दूर करते हुए कहा, अब चिपकना बंद करो। इतना कहकर एकांश अपने शर्ट को ठीक करते हुए खड़ा हो गया। तब रचना ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, बहू रानी अपने पगफेरे से वापस है और यहाँ पर ये सब तमाशे कर रहे हैं। रचना की बात सुन सभी का ध्यान मौली पर गया और वैशाली ने माहौल को हल्का कर मौली से कहा, चलो अंदर बेटा, अंदर चलते हैं। वैशाली की बात पर मौली ने अपना सिर हिला दिया और सब लोगों के साथ अंदर की तरफ चली। लेकिन बाहर एकांश अपने दोस्तों के साथ रुक गया था जब विध्वंस की नजर वर्तिका पर गई, जो कि उसे देखते हुए अंदर जा रही थी। जिसे देख विध्वंस ने उसे आंख के इशारे से स्विमिंग पूल की तरफ जाने के लिए कहा। तब वर्तिका स्विमिंग पूल की तरफ चली। एकांश ने विध्वंस की नज़र को दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मेरे शक्ल पर पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखा है जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और मैं तुम्हें टेंशन दूं भी क्यों? तुम्हारी शादी हो गई है, जाकर अपनी बीवी का टेंशन मांगो, विध्वंस ने जवाब दिया। दीपक उन दोनों की बहस को इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिया और मल्हार ने एकांश से कहा, बॉस मैं इजाजत चाहूंगा। एकांश अपना सिर हिलाते हुए अध्यात्म से कहा, तुम मल्हार के साथ रह सकते हो। अध्यात्म एकांश की बात पर मल्हार की तरफ जो कि गाड़ी की तरफ जा रहा था, जिस पर अध्यात्म ने अपना सिर हिला दिया और मल्हार के पीछे चला गया। विध्वंस ने दोनों को जाते हुए देखा और एकांश से पूछा, तुम इन दोनों को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अध्यात्म अपनी फैमिली वालों से परेशान है, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम मल्हार के साथ रह सकते हो और कुछ नहीं, और तू भी बकवास बंद कर और घर जा। ये कहते एकांश अंदर की तरफ चला गया। विध्वंस ने गहरी सांस भरते एकांश को जाते हुए देखा। खुद से कहा, इस घर में मुझे कभी इज्जत मिलेगी लगता नहीं है। ये कहते हुए विध्वंस अपने कदम स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा दिए। जहाँ पहुंचकर उसने देखा वर्तिका सनलाउंजर पर बैठे अपने पानी को एकटक देख रही थी। वर्तिका को इतना क्षण देख विध्वंस उसके पास आते कहा, स्विमिंग करने का मन है तो कर लो, काफी वक्त से तुम्हें स्विमिंग करते हुए नहीं देखा। विध्वंस की आवाज़ सुन वर्तिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वंश तुमसे एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दोगे?
तुम्हारा ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मेरे पास ना हो। क्या पूछना है पूछो। ये कहते हुए विध्वंस उसके बगल वाले सन लाउंजर पर बैठ गया। वर्तिका ने विध्वंस की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम परसों डैड से मिले थे? वर्तिका के सवाल ने विध्वंस को चौंका दिया था, जिस कारण उसकी जुबान से कुछ नहीं निकला। तब वर्तिका ने फिर से पूछा, तुमने अभी कहा ना कि मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब तुम्हारे पास ना। तो बताओ, क्या तुम परसों डैड से मिले थे? विध्वंस ने वर्तिका के सवाल पर अपना सिर हिला दिया। हाँ, जब मैंने तुम्हें परसों कॉल किया था तब मैं उनके साथ ही बैठा था। और क्या कहा उन्होंने जब तुमने मुझसे ब्रेकअप की बात की? उन्होंने कहा कि अगर तुमसे मुझसे रिश्ता रखना है तो अपने डैड को छोड़ना होगा। विध्वंस के जवाब को सुन वर्तिका ने पूछा, और तुमने क्या जवाब? वर्तिका के सवाल पर विध्वंस ने पूछा, तुम बताओ मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं किसी से नहीं करूँगी। पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकती। ये कहते हुए वर्तिका की आंखों में नमी तैर गई। विध्वंस ने वर्तिका के आंसू को देखा और उठकर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी गोदी में अपने सिर को रखते हुए कहा, वर्तु, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे डैड ने ऐसी जिद क्यों पाल रखी। अगर इसका जवाब हम दे दो तो? वैशाली ने आते हुए कहा। वैशाली की आवाज़ सुन विध्वंस एकदम से वर्तिका से लगा और थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, हेलो आंटी। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और विध्वंस को वर्तिका के बगल में इशारा करते हुए कहा, बैठो, बताते हैं सब कुछ। वैशाली के इशारे पर वर्तिका के बगल में बैठा। वैशाली के कहने का इंतजार था। तब वैशाली ने विध्वंस से कहा, वंश, राजस्थान में क्या हुआ था तुमको याद है? वैशाली के सवाल को सुन विध्वंस का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं उस वक्त मिस्टर सारंग से नफरत करता था। उन्होंने बेवजह मेरी डैड को इंसल्ट किया। वर्तिका ने विध्वंस की बात सुनते हुए उसके चेहरे को देखा और फिर से वैशाली की तरफ देखते उसके कहने के इंतजार। जब वैशाली ने विध्वंस की बात सुनकर, हम तुम्हारी नाराजगी समझते हैं और अमृत की गलतफहमी अभी तक दूर नहीं हुई, लेकिन आंटी, जिस आदमी के ऊपर शक था कि उसने आपके डैड के साथ वो सब किया था वो निर्दोष निकला, तो हम मिस्टर सारंग की गलतफहमी कैसे दूर कर सकते हैं? विध्वंस ने झुंझलाते हुए पूछा। वैशाली ने विध्वंस के झुंझलाहट पर कहा, हमको कभी कभी लगता है जो कुछ भी हुआ था इसके पीछे निमृत का हाथ था। निमृत? ये निमृत कौन है? विध्वंस से पूछा। वैशाली ने जवाब में कहा, वो हमारा होने वाला मंगेतर था, लेकिन उसके परिवार वालों के साथ थोड़ी उधेड़बुन हो गई, जो खातिर हम लोगों का जुड़ता हुआ रिश्ता टूट गया। फिर बाद में उसकी शादी रियू की बुआ की बेटी के साथ हुई। पहले वो एसपी था, अब डीएसपी हो गया है। विध्वंस ने वैशाली की बात सुन अपना सिर हिला और वर्तिका की तरफ इशारा करता है, क्या आपको हम दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं? हम तो खुश है भाई, काहे कि तुम्हारा बाप एक बहुत अच्छा पति, दोस्त और बाप है, और तुम भी उतने ही अच्छे हो। हमको बहुत खुशी होगी अगर हमारी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो। वैशाली ने मुस्कुराते हुए जवाब। वर्तिका ने वैशाली के मुस्कान को देख मुस्कुराते, माँ, क्या हम दीदी से मिल सकते हैं? वैशाली ने अपना सर नहीं में हिला दिया और कहा, अभी घर का माहौल गरमाया हुआ है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब देखते हैं। शाला कौन रोकता है हमको हमारी बेटी से मिलने से? विध्वंस ने वैशाली की बात सुनकर, आप निश्चिंत रहिए, मैं बीच बीच में उनकी जानकारी लेता रहूँगा। वैशाली ने विध्वंस की बात सुनकर मुस्कुराते उसकी तरफ देखा और कहा, उसकी जरूरत नहीं है, हमारे दोनों बेटवे अपनी बहन का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। वैशाली के यकीन को देखते हुए विध्वंस अपना सिर हिला दिया और उठते हुए कहा, अब मैं इजाजत चाहता हूँ, तुम फिक्र मत करो, हमारे पति को हम संभाल लेंगे। वैशाली की बात पर विध्वंस वर्तिका की तरफ देखा और उन्हें बाय कहते वहां से चला गया। विध्वंस के जाने के बाद वर्तिका ने वैशाली से कहा, पता नहीं दीदी कैसे हो गई, वो हमारी बेटी है, माहौल में जल्दी एडजस्ट हो जाती, तुम फिक्र मत करो। ये कहते हुए वैशाली ने वर्तिका को अंदर की तरफ इशारा कर दोनों अंदर की तरफ चली। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में निर्भीक आईपैड में वीडियो देखते हुए संगति की फ्रेंच चोटी बना रहा था और संगति बुरे मूड में कुर्सी पर बैठे हुए। जब आखिर में इरिटेट होते हुए संगति उठने की कोशिश कर, तब निर्भीक ने उसके बाल को मुट्ठी में भरते कर, हिलो नहीं डेजी, चोटी बिगड़ जाएगी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आई एम नॉट ए लिटिल चाइल्ड, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। संगति ने बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, जिसे सुन निर्भीक ने संगति को एक नज़र मिरर में देखा और कहा, डेजी, अगर तुम अपनी चोटी खुद बना सकती हो तो चुड़ैल की तरह बाल खुले करके घर में नहीं घूमती। ये कहते हुए निर्भीक ने संगति के बालों को रबर बैंड से बांधे और मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखा कितनी प्यारी लग रही हो। निर्भीक के इशारे पर संगति ने मिरर की तरफ देखा और रबर बैंड को खींचकर फेंकते हुए कहा, मुझे अपने खुले बाल ज़्यादा पसंद है। ये कहते हुए संगति ने उठकर खड़ी हो गई। निर्भीक ने बिना किसी भाव को उसे देखा और कुछ सोच कर कहा, बाय द वे डेजी, आई एम इन नो मूड टू लिसन टू एनी ऑफ योर फकिंग बुल्स। ये कहते हुए संगति वहां से जाने लगी, जिसे देख निर्भीक ने हाथ आगे बढ़ाकर संगति के बाजू को कसकर पकड़ उसे अपने सामने लाकर खड़ा कर देकर, डेजी, हम इंडिया चल रहे हैं। व्हाट?
संगति एकदम से चौंक गई। निर्भीक ने संगति के रिएक्शन पर कहा, यस डेजी, वी आर गोइंग टू इंडिया। लेकिन अचानक क्यों? संगति ने फिर से पूछा। निर्भीक ने जवाब में कहा, तुम्हारे डैड से मिलने। निर्भीक के जवाब को सुनकर संगति के आईब्रो आपस में सिकुड़। उसने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? निर्भीक, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे फादर के चेहरे को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उनके चेहरे पर कौन सा रिएक्शन होगा। मुझे अपने दामाद के रूप में देख। निर्भीक ने होठों पर डेविल स्माइल लेकर कहा। निर्भीक के स्माइल को देखते हुए संगति का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने निर्भीक के कॉलर को मजबूती से पकड़, तुम मेरे डैड को मेंटली टॉर्चर करना चाहते हो? नो, मैं तुम्हारे डैड को हारा हुआ देखना चाहता हूँ, निर्भीक ने बिना किसी भाव के कहा। संगति के पकड़ निर्भीक के कॉलर पर और ज्यादा मजबूत हो गई, जिसके हाथ से निर्भीक ने अपने कॉलर को छुड़ा दिया। डेजी, एक तमीजदार लड़की ऐसी जंगली हरकतें करना शोभा नहीं देता। आई विल किल यू, यू सन ऑफ ए पिग। ये कहते हुए संगति ने निर्भीक को तमाचा मारने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, जिसके हाथ को संगति ने बीच में पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़ कर कमर पर लगाते हुए संगति के सीने को अपने सीने से सटा। संगति के कान में आकर धीरे से कहा, डेजी, हर एक बर्ताव की एक हद होती है, तुम उसे पार मत करो, वरना मुझे अपनी लिमिट पार करने में वक्त नहीं लगेगा। ये कहते हुए निर्भीक ने संगति को छोड़ दिया, जिससे संगति बड़े गुस्से से देखने लगी। वो चाहे जितनी भी ताकतवर थी, लेकिन निर्भीक एक आदमी था। उसकी स्ट्रेंथ के आगे संगति कमजोर ही थी, इसलिए उसने तय किया कि वो निर्भीक को ट्रिगर नहीं करेगी। संगति को शांत देख निर्भीक ने उसे गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सरप्राइज सरप्राइज डेजी, तुम्हारा दोस्त बहुत जल्द ठीक होने वाला और मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला। इतना कहकर निर्भीक संगति के गाल पर किस करते हुए कमरे से बाहर चला गया। वहीं यूक्रेन से कई किलोमीटर दूर रशिया में अन्य बैग पकड़े अपने पिकनिक से घर वापस, जहां दक्षित उससे बात नहीं कर रहा था, जिस कारण उसका मुंह उतरा हुआ था। दक्षित ने अन्य के किसी भी तरह के बिहेवियर की शिकायत अभी तक करण या फिर नैतिक से नहीं की, जिस कारण घर में उसे डांट नहीं पड़ रही थी। अभी अन्य दक्षित के यूनिवर्सिटी आने का इंतजार कर रही, जो कि कुछ पेपर्स का काम निपटाने के लिए यूनिवर्सिटी गया हुआ था। जब पार्किंग लॉट में दक्षित का बाइक आकर रुकी, दक्षित अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन था और एक गेम के थ्रू उसने उस बाइक को जीता था। दक्षित की बाइक रुकने की आवाज सुनते ही अन्य ने बालकनी से उसे घर के अंदर आते हुए और अपने कमरे से निकलकर सीधा दक्षित के बेडरूम में चली। वहीं नीचे दक्षित को देख नित्या ने कहा, दक्ष, सुधांशु को कॉल आया था, कॉल बैक कर लेना। ओके आंटी। ये कहते हुए दक्षित अपने बेडरूम की तरफ चला गया। दक्षित ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद किया और पलट कर देखा, जहाँ अन्य उसके बिस्तर पर पालथी मोड़कर बैठे हुए थे। अन्य को अपने बिस्तर पर देख दक्षित ने बैग स्टडी टेबल पर रख दिया। तुम अभी भी नशे में हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं बेवरी हूँ? अन्य के सवाल पर दक्षित ने आईब्रो चढ़ाते हुए, तुम्हें कोई शक है? हाँ, क्योंकि मैं बेवरी नहीं हूँ, अन्य ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। दक्षित ने अन्य को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने जैकेट को निकालते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तब अन्य ने पीछे से कहा, पिकनिक में जो कुछ हुआ घर में मत बताना। व्हाई? दक्षित ने रुकते हुए पूछा। अन्य ने दक्षित के सवाल पर गुस्से से उसे देखा और मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी, जिसके तुम्हें बहुत जरूरत है। ये कहते हुए दक्षित अपने वॉशरूम के बगल में रखे अपने क्लोजेट से कैजुअल कपड़े निकालने लगा। दक्षित को सीरियस होता हुआ न देखा अन्य ने जोर से कहा, दक्ष, मेरी बात सुनो। अन्य के चिल्लाने पर दक्षित ने उसे घूरते हुए कहा, मिस चावला, तुम कहाँ अयासी करती हो, किसके साथ क्या करती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपने मामलों में घसीटना बंद करो। क्योंकि तुम्हारे घर में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा ठेका लेकर रखा है। अन्य ने दक्षित की बात सुन, हाँ तो तुमसे कौन कह रहा है मेरा ठेका लेने के लिए? ये बात तुम अपने डैड एंड ब्रदर को समझाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा मुफ्त का सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेज देते हैं और ना चाहते हुए मुझे तुम्हें बचाना पड़ता है। दक्षित की कड़वी बातों को सुनते हुए अन्य ने गुस्सा, दक्ष, तुम बहुत घमंडी और रूड हो, इतने सालों में तुम्हें आज पता चला तो तुम बेवकूफ हो, तो बकवास बंद करो और मेरे कमरे से निकल जाओ। ये कहते हुए दक्षित वॉशरूम की तरफ चला। अन्य ने दक्षित को अंदर जाते हुए देखा और बिस्तर से उतरते हुए गुस्से से, ये हमारा घर है और तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का, मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। कहते हुए अन्य दक्षित के बुक्स को स्टडी टेबल से नीचे पटकते हुए कमरे से बाहर चली। वहीं वॉशरूम के अंदर दक्षित हॉट शावर के नीचे खड़ा उसकी बातों को सुन रहा था। उसने अपना शावर कंप्लीट किया और वॉशरूम से बाहर चला। बुक्स को नीचे पड़ा देख उसने अपने सिर नहीं में हिला दिया और उठाकर सारी बुक्स को फिर से टेबल पर अरेंज करा। तभी दक्षित का फोन बजना। दक्षित ने जाकर फोन रिसीव किया। तब दूसरी तरफ से सुधांशु ने कहा, हेलो। दक्षित ने जवाब में कहा, हेलो डैड। सुधांशु ने दक्षित की आवाज़ में हल्की उदासी को महसूस करते हुए पूछा, क्या हुआ दक्ष? दक्षित ने सुधांशु को जवाब दिया, मैंने ऑल इंडिया एम्स न्यू दिल्ली में अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है। सुधांशु ने दक्षित की बात सुन चौंकते हुए, व्हाट, कब? दक्षित ने मुस्कुराते हुए, जब कल दोपहर को ही नोटिफिकेशन आया था, मैंने फर्स्ट रैंक पर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है और मैं हमारे हवेली में रहना चाहता हूँ। सुधांशु ने दक्षित की बात, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, जल्दी आ जाओ, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मैं तुम्हारी मॉम
को बताता हूँ। दक्षित ने सुधांशु की बात पर बीच में कहा, नहीं डैड, मैं मॉम को और दादी को सरप्राइज दूंगा। परसों के लिए मैंने टिकट बुक कर ली है, मैं वापस आ रहा हूँ। सुधांशु ने दक्षित की बात पर अपना सिर हिला और कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और मुझे लोकेशन भेज देना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जिसे सुन दक्षित ने कहा, नहीं, ड्राइवर को भेज दीजिएगा। सुधांशु ने थोड़ी नाराजगी जताई, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा 7 साल बाद आ रहा है, मैं खुद से लेने जाऊंगा। जिसे सुन दक्षित ने अपना सिर हिला। कुछ देर बाद करने के बाद कॉल कट करते हुए कपड़े चेंज करते हुए कमरे से बाहर चला। नीचे नित्या ने इवनिंग ब्रेकफास्ट की तैयारी की थी। जब उसकी नज़र दक्षित पर गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ दक्षित ने वहां बैठे अन्या की तरफ एक नज़र देखा और आकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। तब नित्या ने चाय दक्षित की तरफ बढ़ाते हुए, सुधांशु से बात हो गई? जवाब में दक्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, बात हो गई। नित्या का बिस्किट उसे देखते हुए फिर से पूछा, सुधांशु बता रहा था कि तुम अपनी मेडिकल स्टडी इंडिया में करना चाहते हो। व्हाट? अन्या ने चौंकते हुए कहा। नित्या और दक्षित ने अन्या के रिएक्शन पर एक साथ उसकी तरफ देखा और नित्या ने आंखें चढ़ाते हुए, तुम्हें कोई दिक्कत है? नित्या के एक्सप्रेशन पर अन्य ने अपना सिर नहीं महिला और दक्षित की तरफ देखने लगी, जहां दक्षित ने नित्या की बात पर कहा, जी हाँ आंटी, मैंने ऑल इंडिया एम्स में अपना एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है और परसों मेरे इंडिया के लिए टिकट है। नित्या ने दक्षित की बात पर हैरान होते हुए, इतनी भी क्या जल्दी थी दक्ष, कुछ हफ्ते हमारे साथ और रह लेते। दक्षित ने नित्या के भाषण कहा, नहीं आंटी, इतने साल आप लोगों के साथ था, बहुत है मेरे लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखने के लिए। खासकर आपकी तरह तरह के ब्रेकफास्ट को बहुत याद करूंगा। ऐसा मत कहो, तुम भी तो हमारे बेटे जैसे ही हो, तुम्हें बहुत मिस करूंगी मैं। ये कहते हुए नित्या की आंखें हल्की सी नम हो, जिसे देख दक्षित ने कप नीचे रखते हुए जाकर नित्या के गले लगा लिया और उसके पीठ को थपथपा, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। जिन्हें अन्य एकटक देखने लगे, वो दक्षित को घूर रही थी, जिसकी नज़र को दक्षित महसूस करते हुए इग्नोर कर रहा था। नित्या जब थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुई, तब दक्षित उससे अलग हुआ और टिश्यू पेपर उसे दे। अब आपका गुस्सा अन्य के ऊपर ज्वालामुखी की तरह फट सकता है, आपको रोकने के लिए मैं नहीं रहूंगा। नित्या दक्षित के हाथ से टिश्यू पेपर लेकर उसकी बात को सुनकर हंसने लगी, जिसे देख दक्षित ने मुस्कुराते हुए चाय का कप फिर से उठाया। अन्य ने दक्षित को गुस्से से घूर कर देखा और अपने सारे एक्शंस को वहीं पर पटकते हुए कमरे की तरफ, जिसे नित्या ने चौंकते हुए जाते हुए देखा। इसे क्या हो गया? इग्नोर कीजिए, शायद उसे बहुत खुशी हो रही है मेरे जाने पर। यह कहते हुए दक्षित चाय पीने लगा और नित्या भी अपना सिर नहीं हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में समृति रात को शावर लेने के बाद आयुष्मान के एक ढीले से शर्ट और शर्ट्स को पहनकर सो गए, क्योंकि उसका सामान आयुष्मान के बेडरूम में नहीं लाया गया था और वो बेडरूम से बाहर नहीं निकली। अभी समृति सो रही थी जब बर्फ वाले ठंडे पानी को किसी ने उसके ऊपर फेंका, जिसके साथ ही समृति ठंड में चिल्लाते हुए उठकर वाट द हिल, अभी तुमने हेल देखा कहाँ है बहू रानी, अभी तुमको दिखाएंगे हेल, इसलिए उठ जाओ। काहे कि इधर ये हमारे अमीर बाप का बिल्ला नहीं, बल्कि तुम्हारे जजपति का हवेली है। चंद्रकाला ने बाल्टी